यस सर। ठीक है। सुन पा रहे हैं हमें? यस सर। यस सर। जी सर। हेलो हेलो। यस सर। हेलो आ हेलो। रही है आवाज सर। यस यस सर, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है सर आवाज। बहुत प्रॉब्लम है नेटवर्क की। लोग चाहते हैं लेक्चर रिकॉर्ड हो, कैसे रिकॉर्ड होंगे? एंड हेलो। फिलॉसफी है वो एजुकेशन के ऊपर अपना इफेक्ट डालती है, अपना प्रभाव डालती है। कुछ चीजें उसमें रह गई थी, उसी के बारे में आज थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आगे किस प्रकार से फिलॉसफी के द्वारा डिसाइड होते हैं। एजुकेशन का जो करिकुलम है वो किस प्रकार से फिलॉसफी पर बेस्ड होता है। जो हमारे टीचिंग मेथड्स हैं वो सब किस प्रकार से फिलॉसफी से निकल करके आए हैं। जो अब आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं के बारे में, यानी जो हमारा दर्शन है और दर्शन में किस प्रकार के शिक्षक की बात की गई है और किस प्रकार के शिक्षार्थी की बात की गई है। यानी जो हमारी फिलॉसफी है, जो हमारा दर्शन है, उस दर्शन में किस प्रकार के शिक्षक होने चाहिए, दर्शन हमसे क्या अपेक्षा रखता है कि टीचर किस प्रकार के होने चाहिए और विद्यार्थी किस प्रकार के होने चाहिए। हमें पता है कि जो फिलॉसफी की जो मेटाफिजिकल ब्रांच है, उससे जो मनुष्य का जो स्वरूप है और उसके जो एक्सोलॉजी है, उससे जो है उसके जो मूल मीमांसा है या आचार मीमांसा है, उसमें मनुष्य को कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए, इसकी व्याख्या की गई है। यानी जो एक्सोलॉजी है, मूल मीमांसा है, आचार मीमांसा है, उसमें कहा गया है कि हमें कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए, ताकि हमें जो हमारा अंतिम उद्देश्य है उसके में प्राप्ति हो सके। तो उस अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति का जो रास्ता है, उस रास्ते पर ले जाता है कौन? एजुकेशन ले जाती है।
और एजुकेशन देने वाला कौन होता है? टीचर होता है। और एजुकेशन मिलती किसको है? वो विद्यार्थी को मिलती है। इसलिए हमारे दर्शन ने ये अपेक्षा की है कि हम जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षक किस प्रकार का होना चाहिए और विद्यार्थी किस प्रकार का होना चाहिए। तो हमारी दर्शन ने या हमारी फिलॉसफी ने टीचर और विद्यार्थी दोनों के जो ड्यूटीज हैं वो डिसाइड की हैं। हमारी जो फिलॉसफी है उसने हमारे टीचर के, हमारे विद्यार्थी दोनों के जो कर्तव्य हैं और टीचर को कैसा होना चाहिए, उसका जो स्वरूप है और विद्यार्थी का जो स्वरूप है उसको निश्चित किया है। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करना चाहें, यदि हम प्रकृतिवादी दर्शन को ले लें तो चूंकि प्रकृतिवादी दर्शन ये मानता है कि मनुष्य क्या है? एक प्राकृतिक रचना है, एक प्राकृतिक रचना है, यानी क्रिएशन ऑफ नेचर, जो जन्म से ही कुछ मूल शक्तियां लेकर पैदा होता है। जो प्रकृतिवाद है वो ये मानता है कि मनुष्य जन्म से ही कुछ मूल शक्तियां लेकर पैदा होता है और इन्हीं के आधार पर उसका विकास होता है। प्रकृतिवाद ये मानता है कि अगर व्यक्ति के अंदर मूल शक्तियां ना हो, यानी वो शक्तियां लेकर वो पैदा ना हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत हो उस व्यक्ति में वो ताकतें पैदा नहीं कर सकता है। इसलिए जो प्रकृतिवादी दर्शन है वो ये मानता है कि मनुष्य जन्म से ही ऐसी शक्तियां लेकर पैदा होता है और उन्हीं शक्तियों के आधार पर उसका विकास होता है। एक एग्जाम्पल थोड़ा सा अगर हम आपके साथ शेयर करना चाहें तो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में हम साइकिल चलाते हैं तो हम अकस्मात साइकिल चलाने लगते हैं। साइकिल चलाने की हम क्या लेते हैं? ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग खुद ले लेते हैं, साइकिल तो एक ऐसी चीज है खुद से ट्रेनिंग कर लेते हैं, या किसी की हेल्प लेते हैं पकड़ने में और वो हमें थोड़ा गाइड करता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं। तो प्रकृतिवाद कहता है कि जो साइकिल चलाने का जो गुण है, जो शक्ति है, वो आपके अंदर पहले से ही मौजूद थी। अगर वो शक्ति, वो ताकत, वो गुण आप में पहले से मौजूद नहीं होता तो आप साइकिल चलाना नहीं सीख सकते थे। ये कौन मानता है? ये जो मानता है प्रकृतिवादी दर्शन। इसी प्रकार से वो ये चाहता है कि जब शिक्षार्थी को चाहते हैं कि जो बालक हो उसको आत्म प्रकाशन की छूट हो, यानी फ्री हो, वो अपनी बात कहने की उसको फ्रीडम मिले। शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से हो? जहाँ विद्यार्थी को अपनी बात कहने की छूट मिले। और टीचर कैसा हो? जो विद्यार्थी को अपनी बात कहने की छूट प्रदान करे, यानी पर्दे के पीछे का रोल मानते हैं टीचर का। जो प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं ये कहते हैं टीचर का रोल जो है वो पर्दे के पीछे से है। इसके शिक्षक से केवल वो इतनी आशा करते हैं कि बच्चे का जो स्वाभाविक विकास है उस विकास में केवल वो सहायता करे। अब जो हमारे प्रयोजनवादी दार्शनिक हैं वो चूंकि मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानते हैं, इसलिए वे शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को सामाजिक आचरण करने की सलाह देते हैं। ये जो प्रयोजनवादी हैं ये कहते हैं कि जो समाज के हिसाब से जो चीजें हों वही शिक्षार्थियों को करनी चाहिए और वही शिक्षक को करना चाहिए। समाज के हिसाब से शिक्षक को कैसा होना चाहिए, शिक्षक को अपने अंदर वैसे ही गुण डेवलप करने चाहिए, और विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए समाज के हिसाब से, तो विद्यार्थी को वैसे ही गुण अपने अंदर डेवलप करने चाहिए। इसीलिए जो है ये चाहते हैं कि सर्वप्रथम जो है बच्चे के अंदर जो सामाजिकता है उसका हमें विकास करना चाहिए। इसी प्रकार से जो आदर्शवादी दार्शनिक है, क्योंकि ये कहते हैं कि मनुष्य कैसा है, उसके अंदर आत्मा है। कहते हैं मनुष्य जो है आत्माधारी है, उसके अंदर आत्मा है,
इसलिए ये शिक्षक और शिक्षार्थी में कोई भेद नहीं करते हैं। शिक्षक और शिक्षार्थी में कोई भेद नहीं करते हैं। ये दोनों को जो है अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करने की बात करते हैं और सेल्फ कंट्रोल की सलाह देते हैं। इसके साथ साथ दर्शन और जब हम विद्यालय की बात करते हैं, यानी कि फिलॉसफी और स्कूल की बात करते हैं, तब हमें ये दिखाई पड़ता है कि जितने भी दार्शनिक हैं, ये सभी दार्शनिक मनुष्य के लिए एक आचार्य संहिता तैयार करते हैं और इसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। अब शिक्षा कहाँ दी जाए? अब हमने जब सोच लिया कि भाई हमें अपने बच्चे को अंतिम उद्देश्य ये प्राप्त होना चाहिए और ये उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हमने कहा कि भाई शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था होनी कहाँ चाहिए? जब शिक्षा की व्यवस्था होने की बात आई तब जरूरत पड़ी किसकी? विद्यालय की जरूरत पड़ी। अब एक ऐसे स्थान की जरूरत थी जहां पर बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा सके। तो ऐसे स्थान के लिए प्रकृतिवादी जो दार्शनिक हो कहते हैं कि विद्यालयों में क्या होता था कि शिक्षकों के द्वारा शिक्षा लादी जाती थी और इस लादी जाने वाली शिक्षा का वो विरोध करते थे। जो प्रकृतिवादी चाहते थे कि ऐसा विद्यालय हो जहां बच्चे पर एजुकेशन एक बर्डन की तरह के से उस पर ऊपर रखा ना जाए, बल्कि उसको फ्री होकर जो उसे सीखने के अवसर प्रदान किए जाए। प्रकृतिवादी विद्यालयों में बच्चों को कभी भी कुछ भी करने की फ्रीडम देते हैं। कहते हैं विद्यालय में बच्चा जो चाहे, जब चाहे, जिस प्रकार से चाहे अपना करे, उस पर कहीं कोई रोक टोक ना हो। प्रयोजनवादी ऐसे विद्यालय की कल्पना करते हैं जहां उच्च सामाजिक पर्यावरण हो, यानी हाई क्वालिटी का सोशल एनवायरनमेंट हो। ऐसे विद्यालय की कल्पना करते हैं और जहां कहते हैं कि बच्चा सामूहिक क्रियाओं में भाग ले और सामाजिकता सीखे। आदर्शवादी विद्यालयों में कहते हैं कि आध्यात्मिक पर्यावरण हो और इस प्रकार से विद्यालय के शिक्षक जो है आत्मज्ञानी होंगे। जब कहते जब आध्यात्मिक पर्यावरण होगा तब आत्मज्ञानी होंगे और विद्यार्थी भी आज्ञाकारी होंगे। तो ये अलग अलग प्रकार के विद्यालयों की संरचना की बात करते हैं, विद्यालय के स्वरूप की बात करते हैं। प्रकृतिवादी कहते हैं कि विद्यालय ऐसे हो जहां हमें बच्चे को फ्रीडम मिले, बच्चा जो मन चाहे वो करे, जिस मन तरीके से चाहे जिस प्रकार से सीखे। टीचर को केवल स्वाभाविक रूप से उसके सीखने में सहायता करनी चाहिए। प्रयोजनवादी कहते हैं कि विद्यालय ऐसे हो जहाँ का सामाजिक वातावरण उच्च स्तर का हो, जहाँ बच्चे सामाजिकता सीख सके। वहाँ टीचर को भी उच्च स्तर का सामाजिक होना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो आदर्शवादी कहते हैं कि हमें वहाँ आध्यात्मिक यानी कि पूजा पाठ वाला पर्यावरण डेवलप करना होगा, जहाँ शिक्षक खुद आत्मज्ञानी होंगे और शिक्षार्थी भी वहाँ पे आज्ञाकारी होंगे। इसके साथ साथ इसमें फिलॉसफी और किस प्रकार से हमारी एजुकेशन के सिस्टम को प्रभावित करती है उस पर बात करते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं और भी तमाम प्रकार की समस्याएं हैं जिनकी तरफ ध्यान जो है हमारी फिलॉसफी खींचती है। वो क्या है? जन शिक्षा की बात आती है। तो हमारी जो दर्शन है वो जन शिक्षा की भी बात करता है, स्त्री शिक्षा की भी बात करता है और शिक्षा में राज्य के हस्तक्षेप पर भी विचार करने की बात करता है। इतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में कभी भी और किसी भी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए हम दार्शनिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम जन शिक्षा के प्रचार हेतु सभी को शिक्षा के समान अवसर देना चाहते हैं तो प्रश्न ये उठता है कि ये अवसर किस प्रकार से दिए जाए अथवा नहीं दिए जाए। यदि दिए जाए तो कैसे दिए जाए? इस प्रश्न का उत्तर जो अगर हम ढूंढना चाहें तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग या भिन्न भिन्न प्रकार के दर्शन भिन्न भिन्न प्रकार से उत्तर देते हैं। जैसे आप प्रकृतिवादी दार्शनिक कहते हैं कि मनुष्य केवल प्राकृतिक रचना मानते हैं और ये मानते हैं कि मनुष्य जन्म से ही शक्तियां लेकर पैदा होता है और उनका विकास इन शक्तियों पर निर्भर करता है।
क्योंकि मनुष्य की जन्मजात शक्तियों में भिन्नता होती है, इसलिए चाहते हैं कि हम सब मनुष्यों को एक सा नहीं बना सकते। प्रकृतिवादी कहते हैं कि हम जो है सभी को एक सा नहीं बना सकते हैं, इसलिए भिन्न भिन्न बच्चों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे कहते शिक्षा सबके लिए हो, लेकिन ये कहते हैं क्योंकि मनुष्य जो है भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां लेकर पैदा होता है, इसलिए सभी के लिए हम जो है एक जैसी शिक्षा की व्यवस्था नहीं रख सकते हैं। हमें बच्चे की शक्तियों के हिसाब से अलग अलग प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। ये बातें जो है हमारे जो प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं वो करते हैं। यानी इसका मतलब ये है, यदि हम बच्चे को शिक्षा के समान अवसर देना चाहें तो हमें उनके लिए उनकी जन्मजात विभिन्नता के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। अगर हम सब बच्चों को समान शिक्षा देना चाहते हैं तो हमें उनके जो जन्मजात शक्तियां हैं उनके आधार पर शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। प्रयोजनवादी दार्शनिक मनुष्य के व्यक्तित्व का तो आदर करते हैं, लेकिन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में करते हैं। कहते हैं हम व्यक्ति का आदर तो है, लेकिन वो कैसा है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में है। वे निसमाज व्यक्ति की कल्पना नहीं करते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो समाज से अलग हटके नहीं जी सकता है। और शिक्षा कैसा है, मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है, परंतु ये शिक्षा समाज के अनुकूल होगी। शिक्षा जन्म सिद्ध अधिकार तो है, लेकिन समाज के हिसाब से शिक्षा जो है व्यक्ति को दी जाएगी। वे जन शिक्षा और को व्यक्ति और समाज दोनों के हित के लिए आवश्यक समझते हैं। साथ ही साथ जो आदर्श शिक्षा को आवश्यक मानते हैं। शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी सब भावना को लेकर के जो आदर्शवादी विचारधारा है वो आगे बढ़ती। शिक्षा पर इस प्रकार से अपना प्रभाव डालता है। एजुकेशन उसमें हमने कई सारे टॉपिक के ऊपर कल से लेकर आज तक चर्चा। दूसरा था फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। फिलॉसफी एंड टीचिंग मेथड्स, एंड नेक्स्ट था फिलॉसफी एंड डिसिप्लिन, एंड नेक्स्ट था फिलॉसफी एंड टीचर एंड स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट था हमारा इसके बाद आज जो है हम लोगों ने फिलॉसफी और जो अन्य जो शिक्षा के रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे उन पे हमने चर्चा की है। आप लोगों से इनमें से कोई प्रॉब्लम पूछनी हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो जी सर। हाँ, कुछ पूछना है इसमें से? नहीं सर। एक हमारा एक और टॉपिक है, अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात ये कर रहे थे कि दर्शन जो है वो शिक्षा को किस प्रकार से प्रभावित करता है। अब जस्ट अपोजिट आइए कि जो हमारी एजुकेशन है वो दर्शन पर किस प्रकार से अपना प्रभाव डालती है। जैसे हमने कहा था कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो अब हम बात ये करते हैं कि जो एजुकेशन है वो दर्शन को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो इसको भी हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहला जो हमारा इसका टॉपिक होगा, जो मेन जो इसकी हेडिंग होगी, जो आपकी जो समझने की जरूरत है आपको, वो है कि इफेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन फिलॉसफी, यानी शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव। इसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो इसका जो सब टॉपिक है वो है
शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। यानी एजुकेशन इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द क्रिएशन ऑफ फिलोसफी। क्या पहला है? एजुकेशन इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द क्रिएशन ऑफ फिलोसफी, यानी शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। कैसे भाई, कैसे आधारशिला है? उस पे अब आप देखिए, हम सभी ये जानते हैं कि दर्शन के निर्माण और विकास के लिए अवलोकन, चिंतन और मनन आवश्यक है। यदि हम दार्शनिक बनना चाहते हैं, यदि हम दर्शन जैसा व्यू रखते हैं, तो हमें अवलोकन बहुत आवश्यक है, चिंतन बहुत आवश्यक है और मनन भी बहुत आवश्यक है। तीन चीजें बहुत आवश्यक है। हम कोई चीज देख लें, शांत हो जाए, ये दर्शन नहीं है। हमें उसका चिंतन भी करना है और उस पर मनन भी करना है। आजकल बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अखबार पढ़ लेते हैं, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पढ़ लेते हैं, बहुत सारे लोग फेसबुक पढ़ लेते हैं, बहुत सारे लोग किताबें पढ़ लेते हैं। केवल किताबों को पढ़ने से, फेसबुक को पढ़ने से, व्हाट्सएप को पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान कब होता है? जब उस पे आप चिंतन करते हैं, उस पे आप मनन करते हैं। चिंतन और मनन करने के बाद ज्ञान निकलता है। अक्षर किताबें पढ़ने से ज्ञान नहीं निकलता है। ज्ञान निकलता है उस पर चिंतन करने से, उस पर मनन करने से। तो कोई भी चीज जो आपके सामने है, उसका अवलोकन करिए, उसका ऑब्जर्वेशन करिए, उस पर चिंतन करिए, उस पर मनन करिए। उससे निकल कुछ न कुछ जरूर आएगा। जो निकल के आएगा वो ज्ञान होगा। जब तक मनुष्य की अंतर्दृष्टि सचेत नहीं होगी, आपकी जो इंसाइट है, जब तक वो अवेयर नहीं होगी, तब तक आप ये काम नहीं कर सकते हैं। ये विकास, अब अंतर्दृष्टि जो है, इसका विकास कैसे होता है? इसका विकास किसके द्वारा होता है? एजुकेशन के द्वारा होता है, शिक्षा के द्वारा। कई बार हम कहते हैं कि शिक्षा का एक उद्देश्य भी है कि हमें आपके अंदर चिंतन करने की शक्ति पैदा करनी है, हमें आपके अंदर सोचने की शक्ति पैदा करनी है, हमें आपके अंदर तर्क करने की शक्ति पैदा करनी है। इसीलिए बहुत जगह हम आपके साथ क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देते हैं कि सोचिए कि आगे क्या होगा। तो ये चीजें कैसे होती हैं? ये चीजें होती हैं एजुकेशन के द्वारा। यदि सारी चीजें आपको हम बता दें तो फिर आपके अंदर चिंतन करने की शक्ति पैदा नहीं होगी। तो इसलिए जब हमने कहा कि दर्शन के लिए अवलोकन आवश्यक है, चिंतन आवश्यक है, मनन आवश्यक है। और चिंतन मनन ये कहां से पैदा होता है? ऑब्जर्वेशन ये पैदा होता है एजुकेशन से पैदा होता है। ठीक है, शिक्षा के द्वारा ही हम क्या लर्निंग सीखते हैं, हम भाषा सीखते हैं, हम लैंग्वेज सीखते हैं, और उसी के द्वारा हम क्या करते हैं? विचार करते हैं। अशिक्षित व्यक्ति से दर्शन जैसे विषय की आप कामना नहीं कर सकते हैं। अशिक्षित जैसे व्यक्ति से आप दर्शन की कामना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जितने भी आज तक एजुकेशनिस्ट हुए हैं, उन सब ने कहा है कि जो फिलॉसफी, धर्म दर्शन की शिक्षा हमें हायर एजुकेशन लेवल पर ही देनी चाहिए। इंटरमीडिएट लेवल तक हमें इन विषयों को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर की चीजें हैं, ये सामान्य स्तर का विद्यार्थी इनको नहीं समझ सकता है। तो इसलिए अशिक्षित व्यक्ति से तो हम कामना ही नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए शिक्षा जो है वो दर्शन के विकास की क्या है? आधारशिला है। यानी एजुकेशन इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द क्रिएशन ऑफ फिलोसफी। ओके, ठीक है बच्चों। जो दूसरा हमारा पॉइंट है भी स्टार्ट होता है कि दर्शन शिक्षा को जीवित रखती है। जो नेक्स्ट जो हमारा इसमें पॉइंट है, जो अभी हम बात कर रहे थे कि इफेक्ट ऑफ एजुकेशन एंड फिलॉसफी, इसमें जो सेकंड पॉइंट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है फिलॉसफी अलाइव।
देखिए आत्मा परमात्मा है, जीव जड़ निश्चित सिद्धांतों से दर्श अंत है। इन सिद्धांतों से निश्चित इन सिद्धांतों का ज्ञान शिक्षा किए थे, कौन से सिद्धांत डिसाइड किए थे जब तक व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं हो। जो धरोहर थी, जो चीजें थी, जो सिद्धांत, जो नियम बताए गए थे, उस शिक्षा द्वारा ही बच्चा प्राप्त कर सकता से जीवित रखती है। भाई दर्शन से शिक्षा इस तमाम प्रकार की जो विधियां हैं, इनका ज्ञान कैसे मिलता है? हमें शिक्षा के द्वारा मिलता है। उसके सिद्धांत कितने भी क्यों ना हितकर हो, आज के लिए बच्चों और मैं आपको बच्चों यस सर। कुछ पूछना है किसी को? नो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।